नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रियलिस्टिक है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट, पीएम मोदी ने गुजरात के उदाहरण से समझाया। जी हां दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत 2023 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में माना जा रहा है। पीएम मोदी ने आने वाले वर्षों के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अपने इस लक्ष्य को विस्तार से समझाया। पीएम मोदी ने कहा कि जब 2001 में मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो उसकी अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 26 अरब डॉलर 2.17 लाख करोड़ रुपए था। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने गुजरात छोड़ा तब गुजरात की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 133.5 अरब डॉलर यानी कि 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया था। और जो नई नीतियां और सुधार किए गए उनके परिणाम स्वरूप आज गुजरात की अर्थव्यवस्था लगभग 260 अरब डॉलर यानी कि 21.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश भर में कोरोना के 797 नए केस, 5 की मौत। 7 महीने बाद इतने मामले, एक्टिव केस 4000 के पार। JN.1 के कुल केस 145 हुए। जी हां दोस्तों, देश में 24 घंटे में 797 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 798 मरीज ठीक हुए और 5 लोगों की मौत हुई है। 7 महीने बाद कोरोना के इतने ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले 19 मई 2023 को 865 केस दर्ज हुए थे। देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या दोस्तों अब बढ़कर 4091 हो गई है, यानी कि इन मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। इनमें से केरल में सबसे ज्यादा 2522, कर्नाटक में 568 और महाराष्ट्र में 369 संक्रमित हैं। वहीं दोस्तों कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 145 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीतीश दूसरी बार जेडीयू के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगी मोहर। लल्लन ने पद छोड़ा, खुद नीतीश का नाम प्रस्तावित किया था। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार दूसरी बार जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में शुक्रवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। वहीं दोस्तों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया और खुद ही नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर लिया गया। वहीं दोस्तों जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव दसई चौधरी ने बताया कि पार्टी के सभी नेताओं की राय थी कि प्रमुख चेहरा होने के नाते 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश को गठबंधन की कमान संभालनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भजनलाल सरकार का कैबिनेट विस्तार। आज शाम 3:15 से शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कैबिनेट विस्तार पर जारी सस्पेंस अब समाप्त हो गया है। 3 दिसंबर को जारी हुए चुनावी नतीजों के बाद 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी, जिसके बाद से कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार अटकलें लग रही थी। लेकिन अब अटकलों का दौर समाप्त हो गया है। राजस्थान में 30 दिसंबर को भजनलाल सरकार का कैबिनेट विस्तार हो रहा है। राजभवन में मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर जारी हुए कार्ड भी सामने आ गए हैं, जिनमें 30 दिसंबर को शाम 3:15 से राजभवन में शपथ ग्रहण की बात कही गई है। इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट विस्तार से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तीसरी बार दिल्ली रवाना हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रामलला की 3 मूर्तियों पर ट्रस्ट मेंबर्स ने राय दी। चुनी गई मूर्ति का खुलासा अभी नहीं हुआ, यह गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की प्रतिमा पर शुक्रवार को अंतिम फैसला नहीं हो पाया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने 3 मूर्तियों पर अपना मत लिखित रूप से महासचिव चंपत राय को दे दिया। अब इस पर आखिरी फैसला अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और चंपत राय को लेना है। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में अंतिम फैसला हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का नेता नियुक्त करने का अरविंद केजरीवाल का अनुरोध हुआ नामंजूर। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के सभापति ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का अंतरिम पार्टी नेता नियुक्त करने का अरविंद केजरीवाल का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। संजय सिंह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता बने रहेंगे। वहीं दोस्तों सूत्रों के अनुसार राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के अनुरोध को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया है। केजरीवाल ने सभापति से राज्यसभा में अंतरिम पार्टी नेता के रूप में राघव चड्ढा की नियुक्ति करने की मांग की थी। राघव चड्ढा की नियुक्ति को लेकर अरविंद केजरीवाल के 14 दिसंबर के पत्र के जवाब में सभापति ने लिखा कि यह पहलू संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता और मुख्य सचेतक अधिनियम 1998 और उसके तहत बनाए गए नियम के अधीन है। कानूनी व्यवस्था के अनुरूप नहीं होने के कारण अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उग्रवादी संगठन ULFA और केंद्र सरकार के बीच शांति समझौता हुआ, 700 कैडरों ने किया समर्पण, 12 साल की बातचीत का नतीजा। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि ULFA के वार्ता समर्थक गुट ने शुक्रवार को केंद्र और असम राइफलों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता साइन किया। शांति समझौते में हिंसा छोड़ने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की बात शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की मौजूदगी में यह फैसला हुआ। यह शांति समझौता अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट और सरकार के बीच 12 साल की चली लंबी बातचीत के बाद समाप्त हुआ है। शांति समझौते के साथ 700 कैडरों ने भी समर्पण कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो सकती है सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सोनिया गांधी शामिल हो सकती है। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है वह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेताओं को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में कौन कौन से कांग्रेस नेता शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोहरे का रेड अलर्ट, 271 फ्लाइट्स लेट। यूपी के 7 शहरों का अधिकतम तापमान मसूरी से भी कम। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। यहां कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहरे की वजह से देश भर में 271 फ्लाइट्स लेट हुई है और करीब 1.5 दर्जन उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है। वहीं दोस्तों न्यूज एजेंसी ANI ने बताया है कि अकेले दिल्ली में 100 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। इसके अलावा 80 से ज्यादा ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झारखंड CM सोरेन का सरकार के 4 साल होने पर बड़ा ऐलान, 50 साल वालों को भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता आयु 60 साल से घटाकर 50 साल करने और राज्य में अपने ऑफिस स्थापित करने वाली कंपनियों में 75% नौकरियों को स्थायी लोगों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया है। सोरेन ने अपनी सरकार की 4थी वर्षगांठ पर यह घोषणाएं की। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को फ्री कोचिंग देने की भी घोषणा की और इसके साथ ही केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1,36,000 करोड़ दूसरे राज्यों को मिल रहा है लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बताया जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति के लिए कैसे जुटी है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के मोदी सरकार के निर्णय पर अपनी मोहर लगा दी। इससे कानूनी तौर पर इस विवादित अध्याय का हमेशा के लिए समापन करने का काम हुआ। अब केंद्र सरकार के सामने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का टास्क है। इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हमेशा के लिए खत्म होने के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग पहली बार अपने हाथों से अपनी नीति गढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत का संविधान जो सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के अधिकारों की रक्षा करता है, उन पर भी अब पूरी तरह लागू है। जम्मू कश्मीर की महिलाएं आज खेलों से लेकर उद्यमिता तक विभिन्न क्षेत्रों में उभर कर आ रही है। नए उद्योग खुल रहे हैं। आतंकवाद रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि पर्यटन रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहा है। G20 की बैठक सरी के अंतरराष्ट्रीय आयोजन हुए और दुनिया ने इस इलाके का आदित्य और मौलिक सौंदर्य देखा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 0.2% बढ़ी। अब यह 8.2% पर, 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर भी 0.1% का फायदा। जी हां दोस्तों, सरकार ने शुक्रवार यानी कि 29 दिसंबर को जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की घोषणा की। सुकन्या समृद्धि योजना में 0.20% और 3 साल के टाइम डिपॉजिट दरों में 0.10% की बढ़ोतरी की गई। अन्य योजनाओं की दरों में बदलाव नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों इससे पहले 29 सितंबर को सरकार ने अक्टूबर दिसंबर के लिए आरडी पर दरों में 0.20% की बढ़ोतरी की थी। सुकन्या स्कीम की ब्याज दर पहले 8% और 3 साल के टाइम डिपॉजिट की ब्याज दर 7% थी। यह लगातार छठी तिमाही है जब इन स्कीम्स की दरों में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। इस साल शेयर बाजार ने 18% रिटर्न दिया। साल के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 170 अंक गिरा। ट्राइडेंट टेक लैब्स करीब 185% चढ़ा।
जी हां दोस्तों, साल के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 170 अंक की गिरावट के साथ 72,240 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 47 अंकों की गिरावट रही, यह 21,731 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों, इस साल सेंसेक्स 18.10% और निफ्टी 19.42% चढ़ा। दोनों ही इंडेक्स पर सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर टाटा मोटर्स रहा। टाटा मोटर्स ने इस साल निवेशकों के पैसों को करीब दुगना कर दिया। 2 जनवरी को यह शेयर 394 रुपए का था, जो अब बढ़कर 779 रुपए का हो गया है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 45% चढ़े हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर, असेसमेंट ईयर 2023-24 में 8 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने दाखिल किया इनकम टैक्स रिटर्न, बना नया रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा चुका है। इनकम टैक्स विभाग ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि यह पहला मौका है जब देश में 8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न किसी एक असेसमेंट ईयर में दाखिल किया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि यह विभाग की बड़ी उपलब्धि है। आज की तारीख तक असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुतिन के एक और करीबी नेता की मौत। 18 महीने में 7 राजदार मारे गए, 4 की मौत छत या खिड़की से गिरकर हुई। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक और करीबी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। 46 साल के सांसद व्लादिमीर इगोरोव का शव गुरुवार दोपहर टोबोल्स्क शहर में उनके घर के नीचे मिला। रूस की न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक इगोरोव खिड़की से नीचे गिर गए थे। इगोरोव को कुछ वक्त पहले करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, बाद में वो बेकसूर साबित हुए। सितंबर 2022 से अब तक पुतिन के 7 करीबी नेताओं की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। इनमें से 4 लोगों की मौत घर की छत या खिड़की से गिरने से हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग इंडिया के लिए बनी चुनौती। ममता बनर्जी बोली बंगाल में भाजपा से सीधी टक्कर, महाराष्ट्र में उद्धव गुट 23 सीटों पर अड़ा। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के मुकाबले के लिए कांग्रेस और इंडिया के 28 दलों के बीच सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। लोकसभा में कांग्रेस के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की भाजपा से सीधी टक्कर है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय रावत ने भी शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में दादर और नगर हवेली सहित 23 सीटों पर शिवसेना लड़ती रही है और वह मजबूती से लड़ेगी। इन 2 बयानों के बाद कांग्रेस के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला निकालना आसान नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया पर स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना। वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स कटे, 6ठे नंबर पर खिसकी मैच फीस का 10% फाइन लगा। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया पर सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती टेस्ट में 2 ओवर कम फेंकने के कारण रोहित शर्मा की टीम के आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स काट लिए गए। साथ ही टीम पर मैच फीस का 10% जुर्माना भी लगा दिया गया है। एमिरेट्स आईसीसी एलिट पैनल ऑफ मैच रेफरी के क्रिस ब्रॉन्ड ने भारत को टारगेट से 2 ओवर पीछे रहने के कारण यह फैसला सुनाया। वहीं दोस्तों आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के अनुसार टीम इंडिया पर यह जुर्माना लगाया गया है। यह मिनिमम ओवर रेट से संबंधित है। इसमें खिलाड़ियों के तय समय में गेंदबाजी करने में विफल रहने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस पर 5% जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो में डाला है पैसा तो अभी निकाल लो, नो क्रिप्टो एक्सचेंज पर गिरेगी भारत सरकार की गाज, पहुंचा नोटिस। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है तो सावधान हो जाइए। दरअसल दोस्तों, भारतीय वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेटर बाइनेंस समेत 9 ऑफ शेयर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन 9 संस्थाओं में बाइनेंस, कुचकॉइन, हॉबी, करेन, गेट.इन, बिटरेक्स, बिटस्टैम्प, MEXC ग्लोबल और बिटफिनेक्स शामिल है। वित्त मंत्रालय के तहत फाइनेंशियल एजेंसी यूनिट FIU ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का पालन नहीं करने पर यह नोटिस इन एप्लीकेशंस को भेजा है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक FIU ने इन 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म के URL को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। ये प्लेटफॉर्म भारत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट MPLA के प्रावधानों को पालन किए बगैर परिचालन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कतर में फंसे 8 पूर्व सैनिकों का मामला, विदेश मंत्रालय ने बताया क्या होगा भारत का अगला कदम। जी हां दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों के संबंधित मामले में कतर की अदालत के फैसले पर गौर करने और इस विषय से जुड़े कानूनी टीम के साथ चर्चा करने के बाद अगला कदम तय किया जाएगा। कतर की अपीली अदालत ने नौसेना के पूर्व सैनिकों को सुनाई गई मौत की सजा को कम कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से कहा कि भारतीय और उनके परिवार के सदस्यों का हित हमारी प्रमुख चिंता
चिंता है। उन्होंने कहा कि हम कानूनी टीम और परिवार के सदस्यों के साथ अगले संभावित कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। बागची ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है, इसलिए वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मायने राज्य में भी प्राइमरी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे ट्रंप, चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बैलेट पेपर से नाम हटाया, अब सुप्रीम कोर्ट पर नजरें। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सियासी तौर पर एक और झटका लगा है। मायने राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने ट्रंप का नाम प्राइमरी इलेक्शन बैलेट पेपर से हटा दिया है। आसान भाषा में समझे तो कोलोराडो के बाद अब मायने में भी ट्रंप अपनी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने की दावेदारी पेश नहीं कर सकेंगे। मोटे तौर पर देखें तो अब ट्रंप 2024 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकेंगे या नहीं, इसका फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट करेगा। लोकप्रियता के मामले में ट्रंप इस वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से आगे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गीता श्लोक के गलत अनुवाद के लिए मांगी माफी। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भगवत गीता के एक श्लोक के गलत अनुवाद के लिए माफी मांग ली है। गीता के इस श्लोक के गलत अनुवाद को लेकर विवाद पैदा हो गया था, जिसके बाद असम के सीएम ने माफी मांगी है। गीता के श्लोक से जुड़ी पोस्ट पर हिमंता बिस्वा शर्मा की पोस्ट ने उन्हें विपक्ष के निशाने पर ला दिया था। कई नेताओं ने उन पर जाति विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि यह श्लोक उनकी टीम द्वारा फॉलोअर्स के साथ प्रतिदिन किए एक गीता श्लोक साझा करने के ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए उनके एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया था। हेमंता शर्मा ने कहा कि नियमित तौर पर मैं सुबह हर रोज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भगवत गीता का एक श्लोक अपलोड करता हूं। अब तक मैंने 668 श्लोक पोस्ट किए हैं। हाल ही में मेरी टीम के एक सदस्य ने अध्याय 18 श्लोक 44 से एक श्लोक गलत अनुवाद के साथ पोस्ट कर दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि गलती का एहसास होते ही उन्होंने ट्वीट को हटा दिया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 29 दिन की फरवरी कितने सालों के बाद आती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि 29 दिन की फरवरी कितने सालों के अंतर के बाद आती है तो जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।